नमस्ते। हमारा चल रहा था अध्याय 2। इसमें हमने भूमि और मृदा के बारे में पढ़ाया था आपको। अगर उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप गूगल क्लासरूम पे कमेंट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। अब हम पढ़ना था जल। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है? एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय, मतलब जिसका वापस इकट्ठा हो सकता है, उसे बोला जाता है नवीकरणीय। तो जल क्या है? एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। हमारी जितनी भी जमीन है वो क्या है? उसका जो 3/4 भाग है वो काय से ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में भी प्रारंभ हुआ था। लगभग कितने पहले? 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागरों में भी प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आदि महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। तो जितने महासागर है ना, हिंद महासागर, ऐसे करके, तो ये सब क्या है? हमारी जो पृथ्वी की सतह है उसके 2/3 भाग को क्या हुए हैं? ढके हुए हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद भी करते हैं, क्योंकि पानी चाहिए। तो ये महासागर जो है पानी से भरे हुए हैं। तो 2/3 भाग जो है महासागरों से बने हुए हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अब जितने भी महासागर है ना, उसका पानी कैसा है? लवणीय, मतलब नमक से युक्त है, लवण युक्त है, और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, और ये मानव के उपभोग के लिए भी उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। जो अलवण जल है, मतलब जो पीने योग्य पानी है जिसमें नमक नहीं है, उसको बोला जाएगा अलवण। मतलब जो लवण में जिसमें नमक नहीं है वो केवल कितना है? 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालय के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो अलवण जल कितना है? सिर्फ 2.7% है। और इसका जो 70% भाग है, अब 2.7 का भी कितना? 70% भाग जो है कहाँ पाया जाता है? बर्फ की चादरों और हिमालय के रूप में, मतलब बर्फ जो जम जाती है ना, बर्फ की चादर जैसे बन जाती है, उनके रूप में पाया जाता है। तो केवल और अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में ये पाया जाता है। अपने स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। तो अब जो 70%, अब 2.7% ही पीने योग्य पानी है, उसमें से भी 70% भाग क्या है? अब मनुष्य तक नहीं पहुंच पाता है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है। तो फिर से पीने योग्य कितना बचा? 2.7% में 70% चला गया, तो सिर्फ 1% जो जल है वो उपलब्ध है और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। ये भौम जल नदी और झीलों की पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल रूप में पाया जाता है। तो ये भूमि रूपी जल है जो नदी और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर वर्ष थी। तो मानव के उपयोग के लिए जो जल का जो था ना 1975 में, उसकी खपत कितनी थी? 3,850 घन किलोमीटर। और वो 2000 में बढ़कर कितनी हो गई? 6,000 घन किलोमीटर। अब ज़्यादा उपयोग होने लग गया है। आगे, क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है? अगर आपके घर में नल से पानी टपकता है तो उसको बंद करना, ठीक है ना? क्यों होता है? क्योंकि एक जो नल से पानी टपकता रहता है वो एक साल में 1200 लीटर पानी को बेकार चला देता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, आप इसको नोट करना। और कितने जल पीने योग्य है, कितना भाग पीने योग्य नहीं है, और हम 2.7% है उसमें से भी अलवण युक्त है, उसमें से भी पीने योग्य कितना है, और कहाँ कहाँ पे बर्फ चादर और हिमालयों के रूप में जमा रहता है। ये आप कॉपी में नोट करें एक्स्ट्रा में, ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। तो जो अलवणीय जल है, मतलब जो नमक से युक्त नहीं है, जो पानी है, वो सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। पृथ्वी पर जो जल है उसको आप बढ़ा सकते हो क्या? खुद से नहीं बना सकते। क्यों? जब तक बरसात नहीं होगी तब तक पानी घटेगा भी नहीं, और न ही उसे घटाया जा सकता है। जब आप उपयोग में ले रहे हो तो वो घटेगा। तो इसकी कुल मात्रा इसकी, मतलब इसकी कुछ लिमिट है, वो तो स्थिर रहेगा ही रहेगा पानी, लेकिन धीरे धीरे कम भी हो सकता है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। अब इसकी प्रचुरता क्या है? में विविधता प्रतीत होता है, क्योंकि ये वाष्पीकरण भाप बन के उड़ता है। वाष्पीकरण मतलब ये पानी है, नदी में भरा हुआ है, सूरज की किरणें आ रही, गर्म, वो भाप बन के उड़ेगा। वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा, और वर्षा के रूप
रूप है। और भी महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा ये निरंतर गतिशील है। पानी का निरंतर गतिशील है, इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। अब भाप बन के बादल में जा रहा है, वापस बरसात के रूप में हो रहा है। तो एक तरीके से क्या चल रहा है, चक्र चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, जल चक्र बोला। तो जल चक्र किसे बोलेंगे, हम जल चक्र। पहले पानी नदियों में आया, नदियों में आने के बाद उसका भाप बन के वापस जो बरसात हुई, तो एक तरह से ये प्रोसेस चल रही है। महासागरों में गया, फिर वापस हमारी नदियों में बह के आया, इस तरह से ये प्रोसेस चल रही है। इस एक चक्र बनता है, इस चक्र को क्या बोला जाता है, जल चक्र। तो मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। तो मनुष्य क्या है, जल का बड़ी मात्रा में उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है। अब मनुष्य उपयोग क्या करता है, धुलाई और पीने में तो करता ही है, बल्कि और भी कार्य हैं उनमें भी वो पानी का उपयोग करता है। जल कृषि, उद्योगों और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उसका प्रयोग किया जाता है। अब पानी का उपयोग खेती करने में, कोई उद्योग है उसमें पानी चाहिए, उद्योगों में, बांधों के जलाशयों के माध्यम से, बांध बने हुए हैं वहाँ पे विद्युत उत्पादन होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे डैम बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी को रोक रखा है, उस पानी से क्या होता है, विद्युत उत्पादन, मतलब बिजली का उत्पादन होता है। तो इस तरह से पानी का उपयोग सिर्फ पीने और धुलाई के अलावा कृषि, उद्योगों और बांधों और मतलब विद्युत उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर जीवन स्तर है। अब जल स्रोत है, जैसे कुएं हैं, बावड़ी है, नदियां हैं, इनके सूखने अथवा या फिर जल प्रदूषण हो गया, तो इसके कारण क्या होगा, अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के कारण अब जो पीने योग्य पानी उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस कमी के मुख्य कारण क्या है, एक तो जनसंख्या का बढ़ना, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। तो इस कारण भी जल की क्या हो रही है, कमी हो रही है, या फिर प्रदूषण के कारण भी कमी हो रही है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, बहुत सारे प्रदेश क्या है, जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे पीने योग्य पानी की कमी है। कौन कौन से स्थान, अफ्रीका, ये एशिया महाद्वीप, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका। तो एक तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पानी की कमी है। ऐसे ही पश्चिमी एशिया, ये पश्चिमी एशिया इधर की तरफ, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, इधर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो पश्चिमी संयुक्त राज्य, इधर संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, ये भी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका इधर के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया इधर की तरफ आ जाएगा, एशिया के नीचे। यहाँ पे अलवणीय, मतलब ऑस्ट्रेलिया तो पूरा ही मान लो, यहाँ पे अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब जल की बहुत ज़्यादा कमी है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। तो ये जो जितने भी देश है ना, यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर सूखा पड़ता रहता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है और जल के अभाव की बहुत ज़्यादा समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। इस प्रकार जल का अभाव क्या होगा, मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अथवा अति उपयोग, अगर बरसात नहीं हुई तो इस कारण भी जल की कमी हो जाएगी, या फिर अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है, या फिर जल का बहुत ज़्यादा उपयोग या का प्रदूषित होने के कारण भी जल का अभाव हो सकता है, या तो हम उसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं या जल प्रदूषित हो रहा है, इसके कारण भी क्या हो सकता है, या फिर बरसात नहीं हो रही। इन 3 कारणों से क्या होगा, जल की ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब है जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। तो आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल की जो है ये एक समस्या बन गई है। इस क्षीण मतलब इस कम होते संसाधन के संरक्षण के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन ऐसे होते हैं जिनका वापस हम उपभोग कर सकते हैं, ठीक है, वापस इसका उत्पादन कर सकते हैं। तथापि इसका
अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। लेकिन अगर इसका हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे या इसका प्रदूषित हो जाएगा तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगा। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख सदूशक है। अब जल प्रदूषण किससे बढ़ रहा है? अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल जल। आप लोग क्या करते हैं? नदी किनारे जाते हैं, वहीं पर मलमूत्र त्याग देते हैं, समझ गए। और कृषि रसायनों का विसर्जन, बहुत सारे जो खेती है उसका जो कूड़ा कचरा निकल रहा है उसको भी क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। और बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, उनका जो निकलता है कचरा वो भी क्या करते हैं, उनको भी क्या करते हैं, नदियों में डाल देते हैं। इससे हमारा जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं, अब जो ये उद्योगों से जो कचरा निकल रहा है, इनमें जो शामिल है नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी, ये जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। तो अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा क्या होते हैं, मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने के पूर्व अब क्या होगा, उन्होंने नदी में उस कचरे को फेंका, कचरे में फेंक दिया, वो पानी क्या हुआ, हमारे घरों में नलों में आया तो उसमें क्या हुआ, वो जो प्रदूषण था उसका जो नाइट्रोजन वगैरह जो भी कुछ भी कचरा पचरा था उसके जो रसायन थे वो क्या हुआ है, हमारे घर में नल में आया, नल से आया, हमने पानी भरा, पानी भर के हमने क्या किया, पिया, तो क्या हुआ, वो हमारे मनुष्य शरीर में पहुँच गए। पहुँचने से क्या हुआ, मनुष्य बीमार हुआ। ठीक है, तो इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। तो अब ये जितना भी कचरा निकल रहा है, अगर इस कचरे को हम नदी में फेंको, लेकिन उसको फेंकने से पहले उसको शुद्ध कर दो, उसका जो जहाँ से जो रसायन आ रहा है उसको निकाल दो, बाकी को अगर भेजो, कचरे को फेंको, तो क्या होगा, उससे हमारा जो जल है वो प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, और वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो धरातल है वो भी क्या होगा, प्रदूषित हो रहा है, तो भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र को स्प्रिंकलरों से सिंचाई, जैसे ये चित्र में दिखाई दे रहा है आपको स्प्रिंकलर, ये इस तरह से पाइप लगा के फव्वारा विधि से इसकी वो सिंचाई करनी चाहिए। और अधिक प्रभावी विधि है वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेश में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। तो जहाँ पे पानी की कमी है, शुष्क प्रदेश, जो सूखे प्रदेश है, वहाँ पे सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि, मतलब बूंद, जैसे ये पाइप है इसमें से बूंद 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 पानी टपकता रहेगा पाइप में से, तो ये वाली विधि उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जन संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो देखो, क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो क्वेश्चन बनता है, वर्षा जल संग्रहण क्या कहलाता है? अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। अगर आप 2 घंटे बरसात हुई और उसमें आपने ऊपर कुछ भी बर्तन रख दिया, उनको पानी इकट्ठा कर लिया, तो कम से कम 8000 लीटर जल बच जाएगा। आप नलों का पानी कम यूज़ में लोगे अगर वर्षा का जल इकट्ठा हो जाएगा तो। ठीक है, तो नोट करना इसको कॉपी में। और इधर भी देखो, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली ये अमरेली शहर पास के ताल्लुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। अब ये सौराष्ट्र प्रदेश जो है गुजरात में आता है, यहाँ पर 1.25 लाख जनसंख्या वाला एक गांव है, अमरेली शहर है। वहाँ के लोग को क्या करना पड़ता है, पानी बाजार से खरीदना पड़ता है, फ्री में पानी नहीं मिल रहा, मतलब एक बोतल पानी खरीदने के लिए 15 रुपये देने पड़ते हैं ना आपको, जाए तो ये कंडीशन है वहाँ पर। ठीक है, तो हमें पानी को बचाना होगा। तो अब ये औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। देखो, काय में, पीने में 3 लीटर, खाना बनाने में 4 लीटर, नहाने में 20 लीटर, शौचालय मतलब फ्लशिंग वगैरह में 40 लीटर, वस्त्र धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर, बागवानी में 23 लीटर, कुल
50 लीटर पानी का उपयोग करता है एक भारतीय नागरिक। ठीक है, आपको ये चार्ट भी याद होना चाहिए, क्रियाकलाप पे नोट करें इसे कॉपी में। ठीक है, अब आएगा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।